Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the seventh session of SPC. आज का सेशन हैंड्स ऑन मिनी टैप सेशन है ऑन IMR और IMR का मतलब इंडिविजुअल एंड मूविंग रेंज और एक्स बार रेंज या एक्स बार स्टैंडर्ड डेविएशन के कंट्रोल चार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले IMR को देखते हैं, इंडिविजुअल मूविंग रेंज चार्ट्स को। मेरे पास मिनी टैप 17 है या जो आपके सामने खुला हुआ है। सो अगर आप 20 में हैं तो या 22 में हैं तो आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा, विच इज़ फॉर द पर्पस ऑफ टुडेज सेशन सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं है। आई एम गोइंग टू स्टैट्स और कंट्रोल चार्ट्स में, वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स फॉर इंडिविजुअल्स में, क्योंकि आई की बात हो रही है इंडिविजुअल की, तो IMR में जा रहा हूँ, इंडिविजुअल मूविंग रेंज। अब यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स में मैं ज़रा दोबारा जाता हूँ आपको दिखाने के लिए कि और क्या क्या है इसमें। आप देखें तो IMR है, ZMR है और नीचे इंडिविजुअल और मूविंग रेंज अलग अलग है। यानी आप IMR बनाएंगे तो नंबर 3 और 4 दोनों बनेंगे, और लेकिन अगर आप उनमें से कोई अलग अलग चाहते हैं तो अलग अलग बना सकते हैं आप। ZMR अपने सेशन 8 में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं IMR में गया। अब यहाँ पे देयर इज अ डायलॉग बॉक्स जिसके अंदर स्केल है, लेबल्स हैं, जिसका स्केल का मतलब स्केल ऑफ द चार्ट, लेबल्स का मतलब आप उस पर कोई हेडिंग्स देना चाहते हैं। मल्टीपल ग्राफ्स में आप के वेरिएबल अगर मल्टीपल हैं या हमारे केस में सिंगल है इसलिए हम इसमें ऐड नहीं कर रहे। डेटा ऑप्शंस में अगर आप किसी डेटा को लीव आउट करना चाह रहे हैं यानी एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं या इंक्लूड करना चाह रहे हैं जो कि आपके डेटा में नहीं है, तो वो सब चीज़ें आप इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं। IMR ऑप्शंस में अब बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले है पैरामीटर्स, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जिस प्रोसेस का आपको पता होता है, हिस्टोरिक प्रोसेस का। फॉर एग्जांपल आप 10 साल से अपनी प्रोडक्शन चला रहे हैं तो आपको पता है कि आपकी हिस्टोरिक स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो वो आप यहाँ पे लिख देते हैं, या मीन क्या है तो आप यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन हमें तो नहीं पता, हम तो एक रैंडम मिनट ऐप फाइल से काम करेंगे, तो हम उसको कहते हैं कि आप खुद ही कैलकुलेट करें, तो हम यहाँ कुछ नहीं लिखते। इसी तरह फिलहाल हमारे काम की अगली चीज़ है टेस्ट्स। टेस्ट्स में यहाँ पे इसने 1 को खाली टिक किया हुआ है। इसमें और भी बहुत सारे हैं, तो हमें जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम उस हिसाब से टिक करेंगे। ज़्यादातर केसेस में 1 2 4 7 ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले टेस्ट हैं। तो टेस्ट 1 क्या है? 1 पॉइंट विच इज़ अबव के स्टैंडर्ड डेविएशंस फ्रॉम द सेंटर लाइन। हम 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस की हमेशा बात करते आए हैं, तो ये 1 टिक रहता है। दूसरा है के पॉइंट्स इन अ रो ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर लाइन, यानी इकट्ठे के पॉइंट्स। यहाँ पे के की वैल्यू 9 है, आप कुछ भी कर सकते हैं। इकट्ठे इतने पॉइंट अगर एक साइड पे हों तो वो भी इसको इंडिकेट कर देगा एज अ सोर्स ऑफ वेरिएशन। फिर के पॉइंट्स इन अ रो ऑल इंक्रीजिंग और ऑल डिक्रीजिंग, ये 6 लिखा हुआ है, आप अगेन चेंज कर सकते हैं। यानी या वो बढ़ रहे हैं 6 पॉइंट मुसलसल, या मुसलसल कम हो रहे हैं। सेंट्रल लाइन से कोई ताल्लुक नहीं, या सेंट्रल लाइन से नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन मुसलसल या बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। फिर के पॉइंट्स इन रो ऑल्टरनेटिंग अप एंड डाउन, 14 पॉइंट मुसलसल ऊपर नीचे हो रहे हैं। एक ऊपर है सेंट्रल लाइन से, सॉरी सेंट्रल लाइन से एसेंशियली नहीं, लेकिन ऊपर नीचे हो रहे हैं। एक ऊपर होता है, फिर अगला नीचे, फिर अगला ऊपर, फिर अगला नीचे, एंड सो ऑन। फिर के आउट ऑफ के प्लस 1 पॉइंट्स ग्रेटर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस फ्रॉम सेंट्रल लाइन। इसी तरह आपके पास और भी मुख्तलिफ हैं, जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे टॉपिक पे आएंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा कि विदाउट गोइंग स्ट्रेट इनटू द डेटा, मैं आपको हेल्प के थ्रू लेके जाऊंगा। तो आप इसका हेल्प बटन दबाएंगे, यहाँ 17 में ये इसकी नेटिव हेल्प होती है, यानी आपके कंप्यूटर पे ही होती है। 2020 ऑनवर्ड्स में, 22 में जो आप लोगों के पास ज़्यादातर के पास है, उसमें ये आपको इंटरनेट पे ले जाता है। लेकिन एक ही बात है, वहाँ पे भी आप ये चीज़ें देखते हैं। यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं ओवरव्यू, हाउ टू, एग्जाम्पल, डेटा, सी ऑल्सो। तो जब आप 22 में क्लिक करेंगे तो वो आपको अपनी वेबसाइट पे ले जाएगा, और यही पांचों चीज़ें आपके लेफ्ट साइड वाली विंडो में लिखी होंगी वर्टिकली।
तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू में ये कह रहा है कि IMR जो है वो इंडिविजुअल चार्ट और मूविंग रेंज चार्ट इन द सेम विंडो है, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर आई होता है, नीचे MR होता है। जब आप दोनों को देखते हैं तो आप प्रोसेस के लेवल को भी देख सकते हैं, यानी इंडिविजुअल में आप देखते हैं कि प्रोसेस कहाँ चल रहा है, और प्रोसेस वेरिएशन को भी देख सकते हैं, यानी आप उसके ट्रेंड भी देख रहे होते हैं कि वो कहाँ पे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। और कोई रिलेटिवली लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो नहीं है, क्योंकि आई में एक डॉट होता है, वो एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आर में एक पॉइंट दो डॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और उससे अगला पॉइंट उससे अगले दो को, तो वो एक चेन की तरह चलते हैं। एज वेल एज डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ स्पेशल कॉज। हम स्पेशल और कॉमन कॉज के बारे में पढ़ चुके हैं। C31 फॉर अ डिस्कशन ऑन हाउ टू इंटरप्रेट जॉइंट पैटर्न्स इन द टू चार्ट्स। अब 31 इसका रेफरेंस है। आप इसके ऊपर अपना माउस रखेंगे और इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको उस लिस्ट पे ले जाएगा। और यहाँ पे 31 एक पेपर है वर्ड्सवर्थ का, जो कि 2001 में लिखा हुआ है, और इसमें लिखा हुआ है मॉडर्न मेथड्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड इम्प्रूवमेंट। तो मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। फिर आगे लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाय डिफ़ॉल्ट, जैसा हमने थोड़ी देर पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का जिक्र किया कि पॉपुलेशन की हमारे पास नहीं होती। बाय डिफ़ॉल्ट IMR charts estimate the process variation, which is standard deviation with MR bar, यानी the mean of moving range divided by delta 2, D2। अब ये D2 क्या है? the uh, ये एक अनबायसिंग कांस्टेंट है। अनबायसिंग कांस्टेंट क्या होता है, मैं अभी, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे लिखा आ जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं इससे आपको नहीं बता रहा, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल है। मैं आपको आम जुबान में बताता हूँ कि चूंकि हमारा डेटा अभी प्रेजेंट डेटा है, हमारे पास कोई हिस्टोरिक डेटा नहीं है, तो हमने इसी को कहा है कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन खुद निकालें। स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ ज़रूरत पड़ रही है? वो सेंटर लाइन से ऊपर और नीचे तीन तीन वन वन स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइनें लगाता है ना, और तीसरी पे अपर कंट्रोल लिमिट लगाता है ऊपर, और नीचे तीसरी पे लोअर कंट्रोल लिमिट लगाता है। तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ से आएगी? तो इसके पास तो कहीं पे एक, कहीं पे दो, कहीं पे 10 पॉइंट्स हैं, तो क्या उससे ठीक स्टैंडर्ड डेविएशन निकल सकती है? तो द आंसर इज के नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन का अच्छा एस्टिमेट लगाने के लिए आपके पास वेल एग्जैक्टली हर प्रोसेस में फ़र्क होगा, लेकिन तकरीबन 400-500 से ज़्यादा डेटा पॉइंट्स जब आपके पास आते हैं तो अच्छा एस्टिमेट निकलता है। तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए मिनिटैप क्या करता है, सारे सॉफ्टवेयर क्या करते हैं कि वो एक अनबायसिंग कॉस्टेड से डिवाइड करते हैं आपकी मूविंग रेंज की वैल्यू को। तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन के बजाय D2 से मॉडरेटेड एक स्टैंडर्ड डेविएशन आती है, यानी उसने वो करेक्शन लगा दी होती है जो कि सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन को पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन बना देती है। सैंपल का मतलब जो डेटा आपके पास है, पॉपुलेशन वो जिस तरह से आपका प्रोसेस पिछले कई महीनों से या सालों से चल रहा है। तो ये D2 की वैल्यूज़ अब और भी है। D2 के अलावा D3 D4 भी है, इस तरह C सीरीज़ के भी हैं। तो मैं क्विकली इनको आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि ये क्या क्या है। तो लेकिन यू शुड नो के अगर आप मैन्युअली स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू वो नहीं आएगी जिसको मिनिटैब इस्तेमाल करता है। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप अपने डेटा से कैलकुलेट कर रहे हैं, और मिनिटैब ने उसको यूज़फुल बनाने के लिए, एक हिस्टोरिकल डेटा के करीब ले जाने के लिए एक करेक्शन लगाई हुई है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छी जगह पे सिग्मा की लाइंस लगा सकता है। तो ये ओवरव्यू हो गया जी। करना कैसे है, हाउ टू, तो ये आपको बता रहा है कि स्टैट्स में जाएं, वहाँ से कंट्रोल चार्ट्स में, वहाँ पे वेरिएबल्स फॉर कंट्रोल चार्ट्स और IMR में चले जाएं, वेरिएबल्स में अपना डेटा एंटर करें और ओके कर दें। इसके बाद है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में इसके पास जो एग्जाम्पल है उसको ये कह रहा है EXH_QC। और फिर यहाँ पे इसने बताया है कि आप इसमें वेरिएबल में वेट एंटर करें। IMR ऑप्शंस के टेस्ट्स में परफॉर्म ऑल टेस्ट्स एंटर करें। तो अब हम मिनी टैब में जाते हैं और ये सब करते हैं। अब इसने मुख्तलिफ टेस्ट्स के बारे में बताया कि जब आप रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ यहाँ पे आपको फेलियर्स देगा।
और ये ग्राफ विंडो देगा आपको। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, तो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है शोज 6 पॉइंट्स आउटसाइड द कंट्रोल लिमिट वगैरह वगैरह जो जो इसने वहाँ पे देखा। तो लेट्स गो बैक, और इसने हमें फाइल का नाम बताया है EXH_QC। तो वो फाइल खोलते हैं। तो मैं इसको बंद करके ओपन वर्कशीट में, ये मिनीटैब 17 है। इसका सिस्टम ये है कि आप यहाँ पे मिनीटैब के सैम्पल डेटा में से उस फोल्डर को ले लेते हैं। तो इसका नाम था EXH। तो मैं ई पे चला जाता हूँ। तो EXH_QC ये कही थी फाइल इसने। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे डेटा हैं। इसने हमें लेट्स गो बैक एंड सी कि इसने हमें कौन सा डेटा लेने को कहा था। तो एग्जांपल में इसने कहा था कि वेरिएबल्स में वेट एंटर करना है, वेट। तो वी गो बैक और वेरिएबल्स में C6 में वेट है, इसको एंटर कर देते हैं। साथ ही इसने कहा था कि IMR ऑप्शंस में टेस्ट्स में परफॉर्म ऑल टेस्ट्स कर दें। तो मैं परफॉर्म ऑल टेस्ट्स कर रहा हूँ और इसको ओके कर रहा हूँ। तो मेरे पास एनालिसिस भी आ गया और मेरे पास कंट्रोल चार्ट भी आ गया। तो पहले एनालिसिस को देखते हैं। ये आपको बता रहा है कि ये वही चीज़ है जो हमने थोड़ी देर पहले मिनीटैब के एग्जाम्पल में देखी थी। टेस्ट 1 पे ये बता रहा है कि 1 पॉइंट मोर देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम सेंटर लाइन। ये आप इन 6 जगहों पे फेल हुआ है आपका टेस्ट। फिर ये टेस्ट 2 का बता रहा है 9 पॉइंट्स इन अ रो ऑन द सेम साइड। ये 9 के बजाय बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 9 10 11 से और 36 तक। ये 10 12 पॉइंट्स हैं जो एक साइड पे हैं। तो दूसरा टेस्ट यहाँ फेल हुआ है। टेस्ट 5 जो 2 आउट ऑफ 3 पॉइंट्स मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम सेंट्रल लाइन, ये आपका 4 जगहों पे फेल हुआ है, एंड सो ऑन। तो इस समरी से हम अगेन बाहर निकलते हैं और अपने चार्ट पे आ जाते हैं। तो ये देखें आपके जो फेलियर्स हैं वो रेड डॉट्स हैं। तो यहाँ पे हमें जो ये UCL है, ये LCL है। तो अब देखें UCL LCL के फेलियर्स हम सबसे पहले देखते हैं। तो ये 4 फेलियर्स हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं और 2 यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये आई चार्ट को हम देख रहे हैं। फिर ये एक साइड पे होना, अब यहाँ पे देखें एक लंबी सीरीज है जो एक साइड पे है। इसी तरह ये भी एक लंबी सीरीज है जो सेंट्रल लाइन के एक साइड पे है। फिर इसी तरह सिग्मा में हमें जो आप देखेंगे कि ये जहाँ 3 3 बहुत क्लोज होते हैं, ये सिग्मा के टेस्ट्स को फेल कर रहे हैं, एंड सो ऑन। नीचे वाले चार्ट्स पे मूविंग रेंज पे आ जाएं तो एक सिर्फ पॉइंट है जो कि UCL से ऊपर है, जो पॉइंट 24 और 25 के दरमियान है। यानी तकरीबन इस जगह पे है जो मूविंग रेंज में फेल कर रहा है। तो ऊपर हमें आपको ये प्रोसेस का लेवल बता रहा है कैसे चल रहा है, और नीचे ही आपको वेरिएशन बता रहा है। तो वेरिएशन में एक जगह पे नज़र आ रही है। तो जहाँ पे आप प्रोसेस का लेवल आप देख रहे होते हैं वो यानी रन टाइम रेटिंग्स होती हैं उनको। जैसा मैंने आपको कहा कि आपके प्रोसेस पर डिपेंड करता है, लेकिन एन मुमकिन है कि इस जगह पे एक और मशीन का डेटा हो और ये आगे वाला एक और मशीन का डेटा हो। लेट्स मेक असम्पशंस। या इस जगह पे कोई और वर्कर काम कर रहा हो, इस जगह पे कोई और वर्कर काम कर रहा हो, या इस जगह पे कोई और मटेरियल आया हो, इस जगह पे कोई और मटेरियल आया हो। तो ये आपको फिर प्रोसेस के बारे में बता रहा है कि आप ने अगर स्टैंडर्डाइजेशन लानी है तो उस पर्टिकुलर चीज़ को एड्रेस करें। ये आपको प्रोसेस की वेरिएशन बता रहा है कि इस पर्टिकुलर जगह पे वेरिएशन आई है। तो ये अगेन ऊपर से ही हमें काफ़ी चीज़ नज़र आ गई है कि यहाँ प्रॉब्ली या मटेरियल या वर्कर या कोई और चीज़ चेंज हुई है। तो यहाँ पे भी उसने वो चीज़ री इन्फोर्स कर दी है। तो मैं अब इसको अगेन छोटा करके, तो मैं वापस हेल्प वाली डायलॉग बॉक्स पे जाके अगली चीज़ें जो हमने छोड़ दी थी उसको देखते हैं। तो ये एग्जांपल हमने देख लिया। अब इस अगला इसका हेडिंग है डेटा। डेटा में ये आपको बेसिकली बता रहा है कि अब वेरिएबल चार्ट्स फॉर इंडिविजुअल्स में है, और आपने अगर डेटा रखना है तो अगर आपका यूनिवेरिएट डेटा है यानी उसमें एक ही वेरिएबल है तो, और सब ग्रुप साइज इक्वल है। सब ग्रुप ये आप हमारे पास है ही नहीं, हम तो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। तो इक्वल सब ग्रुप साइज 1 है और इक्वल है, तो हम डाउन द कॉलम्स इसको लिखेंगे या अक्रॉस द रोज भी लिख सकते हैं।
इसी तरह एक से ज़्यादा भी हो तो आप डाउन द कॉलम्स या लिख सकते हैं, और जो रो है उसमें फिर आप लिख देते हैं कि जो फॉर एग्जांपल आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, तो एक ही कॉलम में डेटा डाल के फिर हर डेटा के आगे आप लिख देते हैं कि ये वेरिएबल 1 है या वेरिएबल 2 है, तो वो वहाँ से मिनट ऐप उसको डिटेक्ट कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने वेट वाले डेटा को हम देख रहे थे ना, तो अब ये इसके पीछे शिफ्ट्स हैं। ये देखें अब 1 2 3 4 5, ये पहली शिफ्ट है। 2 2 2, ये दूसरी शिफ्ट है, एंड सो ऑन। तो इसके अंदर ये वेरिएबल है। हर शिफ्ट में शिफ्ट को लॉजिकली वेरिएबल समझना चाहिए, क्योंकि नए लोग आते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, तो ये फिर उस हिसाब से एनालाइज करता है। इसी तरह आप मज़ीद भी अगर आप उससे कुछ डिटेल लेना चाहते हैं तो वो आपको मज़ीद डिटेल लेके देता है। अच्छा जी, और आखिर में देखते हैं कि इसके पास अगली चीज़ क्या थी। तो वो अगली चीज़ इसके पास थी सी ऑल्सो। अब सी ऑल्सो क्या चीज़ है? सी ऑल्सो में ये मेथड्स एंड फार्मूलाज बता रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे काम की मेथड्स एंड फार्मूला है खाली, मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसमें ये अनबायसिंग कॉन्स्टेंट्स हैं जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी। तो आप देखिए कि इसमें C4 C5 D2 D3 D4 कॉन्स्टेंट्स हैं, और ये कॉन्स्टेंट्स को ये इन रेफरेंस टू ये डीजे व्हीलर का एक बड़ा मशहूर पेपर है 1992 का। उससे ये कह रहा है कि उस वहाँ से मैंने इसकी डिटेल ली है। अब इसलिए स्टैट्स के जो इस तरह की चीज़ें काफ़ी पुरानी है और इस्टेब्लिश्ड है अच्छी तरह। तो ये यहाँ पे सैम्पल साइज़ है। तो ये कह रहा है कि अगर आपका सैम्पल साइज़ अप टू 25 है तो आप कोई भी कांस्टेंट इनमें से यूज़ कर सकते हैं। अगेन आपके प्रोसेस को जब आप काफ़ी इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता समझ आती है कि कौन सा कांस्टेंट मेरे लिए अच्छा है। जब 25 से ज़्यादा का सैम्पल साइज़ हो जाता है तो फिर सिर्फ C4 और D2 रह जाते हैं आपके काम के। और मज़ीद आगे जाते जाएँ तो 50 से ऊपर सैंपल हो जाए तो आप C4 खाली इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इनकी इनकी जो वैल्यूज़ हैं ये हैं 0.79 से इसी तरह आप बाकियों को भी देखते जाएँ तो उम, ये C4 ज़रा रिप्रेजेंटेटिव है कि ये स्टैट्स जो है वो बहुत इंट्यूटिव सब्जेक्ट नहीं है, यानी आप जो लॉजिकली सोचते हैं वो चीज़ आपके सामने नहीं आ रही होती। तो ये C4 जो है थोड़ा सा इंट्यूशन के करीब है, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये वन वन से आपको कंपैरिजन बता रहा है कि अगर आपकी आपने वही कैलकुलेट की स्टैंडर्ड डेविएशन जो हिस्टोरिक है, तो इसका मतलब है दोनों का आपस में रेशो 1 है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि कम सैंपल साइज होगा तो आप बहुत दूर होंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से, जो कि आइडियल है या एक्चुअल आपके प्रोसेस की है। और जो जो सैंपल साइज बढ़ता जाएगा तो आप देखें कि ये 0.9 वगैरह करते करते 0.98, फिर करते करते जब आपका सैंपल साइज बहुत बढ़ जाता है तो 0.99 तक ही आ जाती है, और आखिर में 0.99 में भी 997 तक पहुंच गई है। तो ये तकरीबन 1 मिलियन 0.997 तकरीबन 1 मिलियन को रिप्रेजेंट करता है। तो उस हद तक इसकी एक्यूरेसी आ गई है। तो जस्ट एक क्विक रिव्यू के डी वैल्यूज़ जो हैं D1 D2 D3 D4 और C1 C2, ये अनबायसिंग कांस्टेंट्स हैं जो आपकी सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन को एस्टिमेशन के थ्रू पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि आपको पॉपुलेशन की नहीं पता। अगर आपको पता होती तो आप यहाँ पे आके IMR ऑप्शंस में पैरामीटर्स में खुद अपनी लिखते थे स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, क्योंकि आप लेट्स से साल 2 साल से प्रोसेस रन कर रहे हैं तो आपको पता है डेटा आपके पास है, आपने उससे मीन निकाल लिया और स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लिया, आप एंटर कर देते तो फिर ये कॉन्स्टेंट्स यूज़ ना करता। लेकिन आपने चूंकि नहीं किए तो ये खुद एस्टिमेट करता है कॉन्स्टेंट इस्तेमाल करके। थैंक यू।